आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन बताया जाएगा वो सभी के सभी क्वेश्चन हाथ के द्वारा लेकर इस बेहतरीन नोट्स को तैयार किया गया है जो कि मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 100% पूछे जा सके। यदि आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और आप भी चाहते हैं 10वीं के एग्जाम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। आज के इस पहले पार्ट में हम लोग जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन 10वीं कक्षा के फिजिक्स यानी भौतिकी से लिया गया है। पहला सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश के परिवर्तन क्या होते हैं और प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए, यानी उसके नियम कौन कौन से होते हैं। तो आसान भाषा में जानिए कि जब प्रकाश किसी समतल एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को तो प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि जब प्रकाश किसी समतल या चमकीली सतह पर पड़ती है ना तो परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए जानने जा रहे हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। आप सभी को मालूम होगा प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आसान भाषा में समझिए, इस प्रकार से होता है एक आपतन बिंदु। दोस्तों, इधर से आता है आपतित किरण, आपतन बिंदु पे टच करके ये उसी माध्यम में लौट जाती है जिसे परावर्तित किरण कहा जाता है। बीच में इस प्रकार से एक लंब डाल दिया जाता है जिसे हम सभी अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। प्रकाश का पहला नियम। प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, वस्तु से आई हुई प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि वस्तु से आती हुई प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु पे वस्तु के समान बने आकृति को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। अब आइए हम लोग जानने जा रहे हैं कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होते हैं। तो दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार से दोनों में आप आसानी तरीके से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। एक और लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखने जा रहे हैं। अगला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग बताइए। यानी अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, साथ ही समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा रोगियों की नाक, कान तथा गले की जांच करने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। साथ ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर, सर्च लाइट और मोटर कार के अग्रदीप में किया जाता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यहाँ से सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो आप बता दीजिएगा कि अवतल दर्पण के सामने चेहरा को रखने पर चेहरा का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जिसे हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। एक और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो आसान भाषा में लिखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके उससे रासायनिक अभिक्रिया करके उसे ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, जिस कारण सोलर कुकर के अंदर रखे भोज्य पदार्थ आसानी से पक जाता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। ये रहा अवतल दर्पण का उपयोग।
अब आइए हम लोग जानने जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कौन कौन से होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया। अब देखिए साइड मिरर का, अब यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो आसान भाषा में बताइएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है ना, वो काफ़ी ही बड़ा, काफ़ी ही विशाल होता है, जिस कारण बड़े बड़े वस्तुओं का प्रतिबिंब आसानी तरीके से उत्तल दर्पण में बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे साइड मिरर को देख लीजिए। कोई भी गाड़ी का चालक के बगल में एक शीशा लगा रहता है जिसके माध्यम से पीछे आने वाली तमाम गाड़ियों को देखता है। उसी शीशा को उत्तल दर्पण कहा जाता है। उसमें देखिएगा तो पीछे से बहुत बड़ा बड़ा ट्रक या बस आता है तो एक छोटा सा दर्पण, छोटा सा शीशा में पूरे गाड़ी का प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे गाड़ी को एक्सीडेंट होने से बचाया जाता है। अतः यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उसके बाद में समतल दर्पण का उपयोग जानिए। तो दोस्तों समतल दर्पण का उपयोग चेहरे को देखने में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। दोस्तों पहला जो कारण है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी विशाल होता है। दूसरा कारण है कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु का सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद में अगला सवाल तो बता ही दिए हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो अवतल दर्पण द्वारा चेहरे को सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हजामत बनाने में आसानी होती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। इसका भी सॉल्यूशन हम आप सभी को अभी अभी बताए हैं कि अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली ऊर्जा को मुख्य फोकस पे अभिसरित करता है, जिससे सूर्य के विकिरण ऊर्जा कुकर के अंदर प्रवेश करके कुकर में रखे भोज्य पदार्थ को आसानी से पका देती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अगला सवाल कहता है विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विपरिवर्तन के बारे में। तो वैसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिसके कारण ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में और निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बन जाता है, इसे ही विपरिवर्तन कहा जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। वैसी घटना जब किसी कारणवश क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, वो क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री पर ही घूम जाता है, जिसके कारण नीचे वाले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी वाले भाग में और ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में बन जाता है। इससे ही विपरिवर्तन कहलाता है। अगला सवाल आता है कि पार्श्व विपरिवर्तन कहते किसे हैं। तो दोस्तों वैसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिससे दाएं वाले भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में और बाएं वाले भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में बन जाता है, उसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जाता है कि आपको एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दे दिया जाए तो बिना स्पर्श किए आप उसे कैसे पहचानोगे। तो आसानी तरीके से बताइएगा कि बिना स्पर्श किए दर्पण को पहचानने के लिए हम बारी बारी से अपने उंगलियों को दर्पण के सामने ले जाते हैं। यदि उंगलियों का आकार या उंगलियों का प्रतिबिंब उंगलियों के आकार से बड़ा बनता है तो अवतल दर्पण है। यदि उंगली का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो उत्तल दर्पण है। यदि समान साइज का प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण है। एक बार फिर से समझिए कि बिना स्पर्श किए दर्पणों को पहचानने के लिए बारी बारी से उंगली को दर्पण के सामने ले जाएंगे और उसमें बने प्रतिबिंबों का अवलोकन करेंगे। यदि उंगली का आकार वास्तविक आकार से बड़ा बनता है तो अवतल दर्पण, छोटा बनता है तो उत्तल दर्पण, समान साइज का प्रतिबिंब बनता है तो समझ लीजिए कि दी गई दर्पण जो है वो समतल दर्पण है। उसके बाद में यहाँ से एक और सवाल आता है कि अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस प्रकार से इसमें a बराबर r/2 को सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से आपको एक मिरर बनाना होगा। यहाँ से एक रेखा गुजारिएगा, एक ऐसे कटिंग वाला रेखा को गुजार दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका F होता है, यहाँ पे C होता है, यहाँ पे आप A लिख सकते हैं, यहाँ पे B लिख सकते हैं, ये दर्पण को QQ डैश लिख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश विवर्तन कहता है कोण A कोण B के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं।
तो इस प्रकार से कोण ABC कोण CBF के बराबर हो जाएगा। AB समांतर CP में त्रिभुज ये दोनों आपस में बराबर होगा। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तो समझ में नहीं आएगा। इसका आसान सा सॉल्यूशन करके हम अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। A=R/2 को कैसे शीट किया जाता है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आपको देखने में परेशानी हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। उस लिंक के माध्यम से आप इस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख पाइएगा। अगला सवाल करता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों उत्तल अवतल में क्या अंतर होता है? तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह घासा रहता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है। पहला अंतर हो गया। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब आइए हम लोग जानने जा रहे हैं कि आवर्धन क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। आसान भाषा में कहे तो M बराबर जो फार्मूला होता है वो V/U होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का धनात्मक जो होता है आवर्धन होता है। आवर्धन का M बराबर क्या फार्मूला होगा? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।